जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 करने वाले हैं और ये सेट जो है वो बिहार एसडीएम राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। इसको एकदम पूरा रट जाइए, याद कर जाइए बिहार एसआई एग्जाम से पहले, और बिहार मद्य निषेध वाले भी ध्यान दीजिए। तो चलिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, मशीन की दक्षता होती है तो मशीन की दक्षता 100% होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 100% से कम, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है। तो इसका मात्रक जो है वो हो जाएगा मीटर, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मीटर, याद रखिएगा। और विस्थापन के एसआई मात्रक मीटर होता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा कैलोरी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और हम कुछ इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक बता देते हैं जो कि याद ही रखिएगा, ये सब पूछा ही जाता है एग्जाम में। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकेंड होता है, ताप का केल्विन होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और फिर पदार्थ की परिमाण का मोल होता है। ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसका होता है व्युत्क्रमानुपाती? तो ये होता है घनत्व के, ऑप्शन डी आंसर है इसका, घनत्व, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाता है वो अपचयन कहलाता है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, अपचयन, याद रखिएगा। और उपचयन की बात करें तो अभिक्रिया के ऑक्सीकरण कहते हैं, ये सब याद रखिए उपचयन के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं, यह गुण किस बलों के कारण होती है? तो कौन सी बलों के कारण होता है? तो विद्युत स्थैतिक बलों के कारण, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी होगा विद्युत स्थैतिक बलों के कारण। पी प्रकाश का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या होगा? तो इसका आंसर की बात करें तो सहसंयोजकता त्रिसंयोजी वाला अशुद्धता होगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसे रूप में कहते हैं। तो कौन सा रूप में करते हैं इसे? तो इसे करते हैं रैखिक ग्राफ, ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका, याद रखिएगा, रैखिक ग्राफ होगा। और आप भी बनाते चलिए साथ साथ, और कमेंट में जरूर लिखिए कि कितना नंबर आपका आ रहा है। 65+ स्कोर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। तो अधिकतम संख्या इसमें 32 है, ऑप्शन ए आंसर है इसका। इसका एक फार्मूला आता है 2n² करके एक फार्मूला होता है, उससे ये सब कुछ निकलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये होता है कोलेनकाइमा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, कोलेनकाइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। और फिर स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है मृत यांत्रिक ऊतक है, और फिर अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ होता है, ये सब याद रखिएगा। और स्क्लेरेनकाइमा जो है तंतु पौधों के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और फिर जाइलम के द्वारा जड़ और खनिज लवण ये सब पेड़ पौधों में पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा जब पेड़ में फल बन जाता है, मतलब फल खाना बनता है पेड़ पौधों में, तो उसके फ्लोएम के द्वारा ही फल खाना को इधर उधर पहुंचाया जाता है, भोजन को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग है। तो एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग की बात करें तो ये नालपाद हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, नालपाद। और कुछ जंतु जगत और चलन अंग के बारे में बताते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एकाइनोडर्मेटा तो बता ही दिए, नालपाद होता है। एक है पेशीय पाद, इसमें घोंघे में होता है। और एक है संधि पाद, तो ये ऑर्थोपोडस में होता है। और एक पार्श्व पाद, तो ये एनिलिडा में होता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो ये जो प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी आंसर है इसका, आंध्र प्रदेश से किया गया था, याद रखिएगा। और फिर चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, और 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था।
और चंद्रयान मिशन जो चला था फर्स्ट वो PSLV C11 के द्वारा गया था। और फिर चंद्रयान ये सफल रहा था, चंद्रयान फर्स्ट सफल रहा था फिर। और चंद्रयान 2 की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को चला था और GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था। और फिर ये सॉफ्ट लैंडिंग में असफल रहा था। तो ये चंद्रयान 2 जो था वो असफल रहा था, याद रखिएगा। और एक चंद्रयान 3 जो चला था वो चंद्रयान 3 मिशन वो 14 जुलाई 2023 को चला था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से भी चला था। और ये LVM3 के M4 के रॉकेट द्वारा चला था, LVM3 M4 याद रखिएगा। और 23 अगस्त 2023 को ही लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग किया था, ये सब। और फिर तो चंद्रयान फर्स्ट और 3 ये दोनों सफल रहा था और चंद्रयान 2 असफल रहा था, ये सब याद रखिएगा। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है, तो तुंगिया कृषि कहाँ किया जाता है, तो ये म्यांमार में किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, म्यांमार, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र का भाग नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये अलीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी अलीगढ़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रुधिर वर्षा कहाँ होती है, तो रुधिर वर्षा की बात करें तो ये होता है इटली में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, इटली, याद रखिएगा। और कुछ इससे कुछ संबंधित देश के बारे में बता देते हैं। तो बोरा जो है वो बोरा स्थान जो है एड्रियाटिक में है और यहाँ पे शीतल चलता है, प्राकृतिक शीतल चलता है। और फिर बुरान जो है वो रूस में है और यहाँ पे भी शीतल चलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और लू जो है वो उत्तर भारत में गर्म हवा है, याद रखिएगा लू। और सामून जो है, सामून ईरान में चलता है, गर्म है, ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक की बात करें तो विमल कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन बी आंसर है इसका, विमल कुमार, याद रखिएगा। और फिर सचिन से कुछ आया है तो और इनका एक पुस्तक है, इनका एक पुस्तक है सचिन द्वारा लिखा गया है, वो है बॉर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेटर्स, ये एक अल्टीमेट सेंचुरी, ये भी पुस्तक लिखा गया है। और ये जो पुस्तक लिखा गया है खालिद A H अंसारी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और सचिन दोनों मिलकर के लिखे हैं। और कुछ खिलाड़ी और उनके पुस्तक के बारे में बता देते हैं। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये जो पुस्तक है इनका लेखक हो जाएंगे सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य। और फिर एक है द जर्नी जो है द जर्नी स्टीव स्मिथ लिखे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और फिर नो स्पिन पुस्तक जो लिखे हैं शेन वॉर्न लिखे हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ है, तो फीफा फुटबॉल कप कौन सा अवधि में नहीं हुआ है, तो ये हुआ था 1942 से 1946। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1942 से 1946 में नहीं हुआ था। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका था, ये भी ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। और वहीं फीफा की स्थापना की बात करें तो 1904 में किया गया था। और प्रथम फीफा कप जो हुआ था वो 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और प्रथम फीफा कप उरुग्वे में अर्जेंटीना को हराकर जीता था, उरुग्वे में अर्जेंटीना को हराकर जीता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है, तो किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है नौका विहार, तो ये हो जाएगा केरल का। ऑप्शन डी आंसर है इसका, केरल का, याद रखिएगा। और एक है हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन से कवक को किया जाता है प्रयोग, तो ये ट्राइकोडर्मा हर्जियान, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ट्राइकोडर्मा हर्जियान, ऑप्शन बी आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो एड्स से जो होता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन डी आंसर है इसका, प्रतिरक्षा तंत्र, याद रखिएगा। और एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा ये सब। और फिर एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस, याद रखिएगा ये सब। अगला प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं, तो ये जो बनता है वो बनता है तना, जड़ें और पत्तियां से। ऑप्शन डी आंसर है इसका, तना, जड़ें और पत्तियां, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, तो ये जो बदलता है वो बदलता है एक्सॉन छोर पर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, एक्सॉन छोर पर, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है देख लेते हैं,
अगला प्रश्न है एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही है तो देखते हैं। इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इनमें या तो पुंकेसर अथवा स्त्री केसर होता है, ये सही है। इनमें परागण होता है, तो ये भी सही है। और फिर इनमें एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2, 3 और 4 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो कौन सा श्रेणी करता है? तो ये कैमूर करता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कैमूर याद रखिएगा। और यमुना और सोन नदियों के बीच जो है जल विभाजक कैमूर पर्वत श्रेणी करता है। और फिर कैमूर पर्वत श्रेणी जो है वो विंध्य पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। और यमुना और सोन नदियों के बीच प्राकृतिक दीवार काम करता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और फिर और कुछ बता देते हैं। तो यमुना नदी जो है वो बंदरपूंछ के पश्चिमी घाट पर स्थित यमुनोत्री से निकलता है, उद्गम स्थल होता है, वहाँ से उद्गम होता है। और यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाता है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। और यमुना नदी की लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और सोन नदी जो है वो अमरकंटक के पूर्वी क्षेत्र से निकलता है। और फिर विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत के बीच महान विभाजक रेखा माना जाता है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो माना दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उत्तराखंड। और ये जो दर्रा है वो हिमालय पर्वत में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। और कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा के बारे में बता देते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक नाथुला दर्रा हो गया जो कि सिक्किम में है। एक रोहतांग दर्रा और देवसा दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और फिर बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा, तो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में और दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। और एक जम्मू कश्मीर का है बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा। और उत्तराखंड का एक याद रखिएगा नीति दर्रा और मुरलिंग ला दर्रा, तो ये सब इंपॉर्टेंट था। और एक है गोरम घाट, तो गोरम घाट को राजस्थान में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्यम से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो किस माध्यम से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के चक्कर से लगाता है। और पृथ्वी की कक्षीय गति जो है वो औसत हो जाएगा 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 368 दिन और 5 घंटा 48 मिनट लेता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और 46 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ग्रेनाइट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी आंसर है इसका, कैस्पियन सागर। और फिर वहीं कैस्पियन सागर का सतह क्षेत्र जो है वो है 3,71,000, याद रखिएगा, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। और अधिकतम गहराई जो है वो 10,025 मीटर है। और वहीं 10,025 मीटर की फीट में बात करें तो 3,363 फीट हो जाएगा, इसका इतना गहराई है। और फिर कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और कैस्पियन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का भी झील है। और टीटीकाका झील जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर नौगम्य झील है, नौगम्य झील टीटीकाका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है? तो एशियन ड्रामा की बात करें तो ये लिखा गया गुरनार मिर्डल। ऑप्शन ए आंसर है इसका, गुरनार मिर्डल, याद रखिएगा। और यह पुस्तक जो है वो 1968 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार हो जाएगा, तो उसका भार जो हो जाएगा वो उसका भार घट जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, उसका भार घट जाएगा, 1/6 भाग हो जाता है। मान लिया जाए कि आपका अभी वजन यहाँ पे 60 किलोग्राम है पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे जाइएगा तो आपका वजन 10 किलोग्राम दिखाएगा, उतना हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लिजार्ड, ये चिली में नहीं है ब्लिजार्ड। इसका आंसर की बात करें तो ब्लिजार्ड जो है वो एक ठंडी बर्फीली आंधी है जो कि अंटार्कटिका में होता है, उत्तरी अमेरिका में और अंटार्कटिका के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ब्लिजार्ड जो है वो अंटार्कटिका और अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। बाकी ये सब सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौना लोआ उदाहरण है?
तो मौना लोआ उदाहरण की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये जो है वो मौना लोआ जो है वो हवाई द्वीप पे स्थित है और क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मौना लोआ ज्वालामुखी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और हवाई द्वीप पे 5 प्रमुख ज्वालामुखी है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है वो पांचों ये बताते हैं, किलायु द्वीप हो गया, मौना लोआ हो गया, हुआलालाई हो गया, और फिर मौना केया हो जाएगा, और एक है कमाहू कनलो एक होता है, वो हो जाएगा ये सब। और फिर उद्गार की अवस्थिति बोले तो इसके अनुसार 3 ज्वालामुखी है। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, और एक शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा अरावली। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अरावली, याद रखिएगा। और फिर उत्पत्ति के आधार पर पर्वत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो चारों के नाम बता देते हैं, याद रखिएगा। एक ब्लॉक पर्वत होता है, एक अवशिष्ट पर्वत होता है, और एक संचत पर्वत होता है, और एक बलित पर्वत होता है। ये सब याद रखिएगा। और फिर पर्वत निर्माण की दर में भूसन्निधि का जो थ्योरी दिए हैं वो कोबर दिए हैं, याद रखिएगा। भूसन्निधि का सिद्धांत कौन दिए हैं? तो कोबर। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, गोदावरी, याद रखिएगा। और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर ये नदी चलता है, बहता है, याद रखिएगा। और इस नदी का उद्गम स्थल की बात करें गोदावरी नदी का, तो इसका उत्पत्ति जो है पश्चिम घाट की त्र्यंबक की पहाड़ी से हुआ है, और ये पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिला में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बोलेगा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो दक्षिण भारत की गंगा जो हो जाएगा कावेरी नदी हो जाएगा, और गोदावरी वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी। और कावेरी जो है दक्षिण भारत की गंगा, तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा ये सब में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी की बात करें तो हो जाएगा राणा प्रताप सागर। ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा। और चंबल नदी जो है वो विंध्याचल श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलता है, जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है, ये भी याद रखिएगा। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है, 260.5 मीटर, 260.50 मीटर, याद रखिएगा। और भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किसके बृहद उत्पादन से संबंधित है? तो इसका उत्पादन की बात करें तो झींगा मछली हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। और कुछ प्रमुख क्रांति है जिसके बारे में बताते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पन्न से हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से हो जाएगा। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। और नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम एवं खनिज तेल उत्पादन से हो जाएगा। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से हो जाएगा। और धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, विशाखापट्टनम। और कुछ रेलवे जोन की बात करें तो बता देते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुआ था 1905 में किया गया था, याद रखिएगा। और फिर उत्तर रेलवे के मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। और फिर कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय जो है कोलकाता में ही है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। शोम्पेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो शोम्पेन जनजाति का निवास स्थान जो है निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा। और भारत में सर्वाधिक जनजाति जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में। और भारत में सर्वाधिक जनजाति का प्रतिशत जो है 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम राज्य में है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और एक टोडा जनजाति है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहता है, टोडा जनजाति। अगला प्रश्न है, मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए देखते हैं, मिलाते हैं कौन सी घटना कब घटा था। तो प्रोसेप्टस ऑफ जीसस लिखी गई, तो ये जो लिखा गया था वो 1820 में लिखा गया था, यानी कि 1 का 4 होगा, याद रखिएगा, 1 का 4। आत्मीय सभा का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1815 में, तो बी का 3 हो जाएगा। और फिर ब्रह्म सभा की स्थापना जो हुआ है वो हुआ है 1828 में, तो सी का 2 हो जाएगा। और कलकत्ता यूटेरियन समिति की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1823 में, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो लक्षण नहीं है के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा पर्याप्त पूंजी का होना। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ऑप्शन ए होगा पर्याप्त पूंजी का होना, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं? तो कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकता है? तो ये रोजगार की समस्या, सॉरी कृषि पर आयकर हो जाएगा, ये 41 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कृषि पर आयकर, ये केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती हैं, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा जहांगीर का, ऑप्शन बी आंसर है इसका, जहांगीर का लेख मिलता है, याद रखिएगा। और प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, ये भी याद रखिएगा। और जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में रहने के दौरान उस पर उल्लेख किया मिलता है, उस पर लेख मिलता है, ये सब याद रखिएगा। और अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में प्रतिस्थापित करवाया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समाज को क्या कहा जा सकता है? तो समाज को क्या कहा जा सकता है? तो अमूर्त कहा जाता है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, अमूर्त, याद रखिएगा। और समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो काकतीय साम्राज्य का जो दौरा किया था वो किया था मार्को पोलो, इतालवी के हैं, ऑप्शन ए आंसर है इसका, मार्को पोलो, याद रखिएगा। और वहीं कुछ के बारे में बता देते हैं, तो इटली के यात्री थे मार्को पोलो, जो कि चीन में वर्षों तक रहे थे, ये भी याद रखिएगा। और इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, उस समय दिल्ली आया था इब्न बतूता, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक इतिहास के संबंध में दामीन ए कोह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दामीन ए कोह की बात करें तो संथालों की भूमि से, ऑप्शन ए आंसर है इसका, संथालों की भूमि से संबंधित है, याद रखिएगा। और संथालियों ने 1830 के दशक में दामीन ए कोह में अपना निवास स्थान बना लिया था, ये याद रखिएगा। और दिकुओं के शोषण प्रवृत्ति के कारण ही 30 जून 1855 को भगनी डीहा से विद्रोह प्रारंभ किया था, ये सब याद रखिएगा। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुर्मू भाइयों और बहनों ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता ई.वी. रामास्वामी नायर थे, ऑप्शन बी आंसर है इसका, ई.वी. रामास्वामी नायर। और ये जो चला था वो 1925 में आत्मीय सम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन यानी फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसके बीच जो युद्ध हुआ था वो ट्राफलगर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, ट्राफलगर का युद्ध, याद रखिएगा। और ये जो युद्ध लड़ा गया था 21 अक्टूबर 1805 को लड़ा गया था। और इसमें ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी ये सब था, ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांसीसी और स्पेन की संयुक्त सेना को हरा दिया था, यानी कि ब्रिटिश इसमें जीत गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की हो जाएगा, और 1 का 4 हो जाएगा। और कालिदास की बात करें तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और हरिसेन जो हो जाएगा, हरिसेन वो हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा, हरिसेन का सी का 2। और अब देखिए वो बच रहा है वानभट्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में वानभट्ट। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी आंसर है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये बलबन जो है रक्त एवं लौह की नीति में रहा था, याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला बलबन था, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गदर क्या था? तो गदर क्या था? तो गदर जो था एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था, ऑप्शन बी आंसर है इसका। और वहीं गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1913 को हुआ था गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 को। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष मोहन सिंह भाखना थे, ये भी याद रखिएगा। और इसका स्थापना गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी आंसर है इसका, यही कहलाते हैं। और फिर दयानंद सरस्वती जो है वो 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किए थे, और वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सब याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो मूल शंकर था, इनका नाम मूल शंकर। और इनका गुरु जो थे वो अंधा गुरु स्वामी बिरंजनानंद थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। और गांधी जो थे वो सर्वप्रथम उपवास किए थे अहमदाबाद वस्त्र मिल मजदूरों के मांगों को लेकर के, और ये 1918 में किए थे। और फिर 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किए थे नील की खेती के विरोध में, ये सब याद रखिएगा। तिनकाठिया प्रथा के विरोध में किए थे। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्राय है, तो ये जो है वो हो जाएगा चतुर्भुज, ऑप्शन डी आंसर है इसका, चतुर्भुज, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो कौन करवाया था? तो ये औरंगजेब ने, ऑप्शन सी आंसर है इसका, औरंगजेब करवाया था, याद रखिएगा। और औरंगजेब औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था, और इसने बनवाया था औरंगजेब। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1802 की वसीम की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? तो किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में, ऑप्शन डी आंसर है इसका, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में। और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में 31 दिसंबर 1802 को वसीम की संधि हुआ था, छोटा डेट भी याद रखिएगा, 31 दिसंबर। और सिंधिया को सुरजी अर्जुन गांव की संधि से अंग्रेजों ने किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किसके बीच संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद किसके बीच में है? तो ये है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, ऑप्शन ए आंसर है इसका, 56 का 1 हो जाएगा। और ये विवाद जो था लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, और लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 इसका ये वायसराय का कार्यकाल था, ये भी याद रखिएगा। और इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो 1883-84 में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन सी आंसर है इसका, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोगाजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेख वैदिक देवताओं का नामोल्लेख कर प्राप्त होता है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 58 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला, तो चलिए आइए मिलाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान जो है वह देहरादून में, तो इसका 1 का 5 हो जाएगा। और फिर राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान ये जो है वो है कोलकाता में, तो बी का 1 हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये जो है वो है सिकंदराबाद में, तो इसका 2 हो जाएगा, सी का 2। और विकलांग जन संस्थान, तो विकलांग जन संस्थान की बात करें तो ये नई दिल्ली में है, तो इसका 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला। अगला प्रश्न है, निहोन हिंडोक्यो नामक संगठन को 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया, यह संगठन किस देश से सक्रिय है? तो कौन सा देश में सक्रिय है? तो ये जापान में है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, जापान, याद रखिएगा। और ये जो जापान के बारे में और कुछ याद रखिए, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन की बात करें तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स किन देशों के अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो ये जो संगठन है भारत और जापान का है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, भारत और जापान के बीच, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्लेटियोर अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो ये जो चलाया गया है वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, प्लेट्रू अभियान चलाया गया है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं,
और इसका स्थापना की बात करें नाडा की NADA, इसका स्थापना भी बता देते हैं। तो इसका स्थापना जो किया गया था 24 नवंबर 2005 को किया गया था इसका स्थापना, ये याद रखिएगा। और वहीं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की बात करें तो इसका WADA की बात करें तो इसका स्थापना किया गया था 10 नवंबर 1999 को, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब प्रश्न। तो अगला प्रश्न है सीरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद हिस्सा है? तो कौन दो देशों के बीच का विवाद का हिस्सा है? तो चीन और फिलीपींस हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, चीन और फिलीपींस, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये जो है वो त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा, बिहार में त्रिस्तरीय है। ऑप्शन बी आंसर है इसका। और तीनों के बारे में बता देते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों में 20 लाख से अधिक आबादी वाला जो राज्य था वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया था। और ये जो त्रिस्तरीय का मतलब होता है, एक होता है ग्राम पंचायत होता है, इसका अध्यक्ष या प्रमुख होता है ग्राम मुखिया या फिर प्रधान, और पंचायत समिति होता है 2 नंबर में। तो पंचायत समिति का प्रमुख होता है प्रखंड प्रमुख, याद रखिएगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है प्रखंड प्रमुख, और एक जिला परिषद होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है जिला सभापति होता है। तो ये सब याद रखिएगा। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, ये सब याद रखिएगा। और अगला, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। अब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही। और कुछ से एक है LM सिंघवी समिति, जो कि पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिलाने में सिफारिश किया था, ये भी याद रखिएगा। कुछ प्रश्न आएगा LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज से, LM सिंघवी समिति का। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और बिहार के बारे में और 2 प्रश्न बताते हैं। तो बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में लाया गया था, और बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में लाया गया था। ये सब डेट याद रखिए। बिहार के बारे में एक एक प्रश्न याद रखिए। अगला प्रश्न है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो ये जो विस्तार है वो है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। और बिहार में बलसुंदरी मिट्टी जो है कैमूर रेंज में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में सर्व प्रमुख मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, ये सब याद रखिएगा। और मिट्टी का अध्ययन जो पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो ये जो पत्र किया था वो बिहार शरीफ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार शरीफ। और गांधी जी सर्वप्रथम यात्रा जो किए थे अप्रैल 1917 में किए थे, और ये जो किए थे बिहार का पश्चिमी चंपारण में आए थे, याद रखिएगा। वहाँ एक आंदोलन चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो इसका जो शासक था वो हरि सिंह देव था। ऑप्शन डी आंसर है इसका, हरि सिंह देव, याद रखिएगा। और कर्नाटक वंश के अंतिम शासक जो था राजा हरि सिंह देव था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, तो ये जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अशोक का अधिकांश अभिलेख जो था शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी? तो ये मिथिला चित्रकला हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, मिथिला पेंटिंग। और मिथिला चित्रकला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बिहार का है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाए, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। बिहार में पंचायती राज में महिलाएं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो ये 50%। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 50%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और पंचायती राज के बारे में बताते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ही पंचायती राज में अनुच्छेद 243D के अंतर्गत 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और बिहार सरकार के सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। यानी कि अगर 100 सीट पर वैकेंसी निकला है तो 100 सीट में 35 सीट यानी 35 सीट पे महिलाएं बैठेगी 35% पे, और उसके बाद जो बच जाएगा 65%, उनमें महिला और पुरुष दोनों को नौकरी होगा। इसका मतलब ये हुआ। और इसमें 35% में केवल और केवल महिलाएं को ही नौकरी लगेगा। अगला प्रश्न है
बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे? तो ये जो थे वो थे भोला भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन डी आंसर है इसका, भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा। और बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 29 जून 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे प्रथम, मतलब उस टाइम में जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, ये भी याद रखिएगा। और बिहार में अब तक 2024 तक में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये भी याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक कथन पर विचार करने के बारे में बोल रहा है, तो देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, तो एक तो ठीक है। और फिर अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने के कोई अधिकार नहीं है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन सी आंसर है इसका, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। राज्य में लोकसभा चुनाव आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 1 सीट प्राप्त हो चुकी हो। ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, 74 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों के मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्यूनतम न्याय सुनिश्चित करता है? तो सभी के लिए न्याय जो सुनिश्चित करता है वो करता है अनुच्छेद 39 के ए। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 39 के ए, याद रखिएगा। और कुछ चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, 368 में। और फिर अनुच्छेद 39 के डी के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन रखा गया है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 323 की बात करें तो अनुच्छेद 323 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन से संबंधित है, लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 323। और अनुच्छेद 323 का ए याद रखिएगा, उसके अंतर्गत जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है। और अनुच्छेद 323 का बी के अंतर्गत विषयों पर अधिकरण का गठन करने का संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 38 के बारे में बताते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है वो राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, ये सब याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अब तक संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव करने का संविधान संशोधन कहा जाता है, यानी कि 42वां हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, 75 का ये होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो 8वीं अनुसूची में शामिल नेपाली नहीं किया गया था। ऑप्शन ए आंसर है इसका, नेपाली, याद रखिएगा। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो ये शामिल किया गया था उसमें जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सब याद रखिएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और एक संथाली, नेपाली की जगह पे संथाली हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नेपाली को नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में तीन भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी, ये तीनों को जोड़ा गया था, याद रखिएगा ऐसे। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ऐसे याद रखिएगा। और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में प्रथम बार संशोधन किया गया था और इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी? तो एकमात्र दलित महिला सदस्य की बात करें तो ये थे दक्षिणायनी वेलायुध, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, दक्षिणायनी वेलायुध, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। और इन्होंने 1946 में ही संविधान सभा के चुना गया था, ये भी याद रखिए, संविधान सभा के लिए चुने गए थे 1946 में ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुमेलित के बारे में बोल रहा है, तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये नीति आयोग जो है इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, याद रखिएगा, नीति आयोग। तो वहीं अनुच्छेद 269 का संबंध जो है वस्तु एवं सेवा कर से यानी जीएसटी से है, ये सब से है संबंधित, ये याद रखिएगा। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न कर रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मतलब कौन सा सही है पूछ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो
ये जो गलत है, ये तो गलत है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, तो ये भी गलत है। और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो ये सही, यानी कि केवल सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना की बात करें तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा 2018 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि 2018 में आया था और 102वां संविधान संशोधन के तहत आया था। और फिर अनुच्छेद 340 है, अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने की शक्ति देता है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेनाध्यक्ष होता है? तो ये जो होता है क्षेत्रीय परिषद का, ऑप्शन ए आंसर है इसका, क्षेत्रीय परिषद, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करें तो 28 मई 1990 को किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 105 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 105, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इसका जो कुछ अनुच्छेद उसके बारे में बता देते हैं। तो अनुच्छेद 107 हो गया, तो अनुच्छेद 107 में है जो संसद में सामान्य विधेयक की प्रक्रिया में संबंधित है, सामान्य विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। और 109 की बात करें तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। और अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? तो कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है? तो कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। और इसके बारे में और कुछ बताते हैं तो संघ एवं राज्य की लोक सेवा आयोग के गठन का शक्ति, अधिकार आदि ये सब का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित है, ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यूपीएससी की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था यूपीएससी की स्थापना। और यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष जो थे सर रॉस बारकर थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष। और यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष प्रीति सूदन थे, याद रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन 2025 के अनुसार हैं, अभी वर्तमान में जो है प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर को पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शहर को उपनाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नेरहाट, याद रखिएगा, नेतरहाट, ऑप्शन सी ए आंसर हो जाएगा इसका, नेतरहाट, ऑप्शन ए होगा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं तो देवताओं का निवास जो होता है वो उत्तराखंड में होता है। और फिर पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, और हीरा का शहर सूरत को बोलते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। और मसालों और निर्यात शहर जो है कोची को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, टी पुट कैंडी आदि शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सब जो संबंधित है वो गोल्फ से है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, गोल्फ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की फसल की बात करें तो ये हो जाएगा जेट्रोफा, याद रखिएगा, जेट्रोफा, ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। मैड काऊ रोग का कारक है, तो मैड काऊ रोग की बात करें तो ये हो जाएगा प्रियॉन्स, ऑप्शन सी आंसर है इसका, प्रियॉन्स, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी इसका। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उद्योग आरंभ हुआ था, तो ये किस लिए आरंभ हुआ था, किस उद्योग से? तो ये जो आरंभ हुआ था वो हुआ था वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी आंसर है इसका। सन्यात सेन किस देश से संबंधित रखते हैं? तो सन्यात सेन की बात करें तो ये रखते हैं चीन से, ऑप्शन डी आंसर है इसका, चीन, याद रखिएगा। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कबीर पुरस्कार की बात करें तो ये जो संबंधित है साहित्य से, ऑप्शन डी आंसर है इसका, साहित्य, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है वो 1968 से दिया जा रहा है, याद रखिएगा, सॉरी 1986 से, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है 1986 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रीति सक्सेना को, ऑप्शन डी आंसर है इसका, प्रीति सक्सेना को प्रदान किया गया था। बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार क्या है? तो क्या रहा बिहार बजट की बात करें तो ये रहा 3,17,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए आंसर है इसका। AIPOC का 85वां संस्करण का आयोजन 2025 की शुरुआत किस तारीख को की गई थी?
तो कौन से तारीख को किया गया था? तो ये किया गया था 20 जनवरी 2025 को। 20 जनवरी 2025 को ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो क्या है? सीन बेकर। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, सीन बेकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर का कारखाना किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी आंसर है इसका, गुजरात, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो प्रगति यात्रा की बात करें तो ये पश्चिम चंपारण से किए थे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पश्चिम चंपारण। और फिर आगे अब ये रीजनिंग का सवाल है तो इसका आंसर हम बताते हैं, आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59 होगा, याद रखिएगा, 59। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर। तो 97 नंबर के आंसर की बात करें तो ये सी हो जाएगा, 97 नंबर। और 98 नंबर के आंसर की बात करें तो 98 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80 रुपया। और 99 नंबर की बात करें तो 99 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 12 सही 12/13, ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आज का है, तो इसके आंसर की बात करें तो 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017। तो ये था सेट बिहार दरोगा का। और वीडियो पूरा देखिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।